हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर 15 यानी बहुलक यानी पॉलीमर के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका बहुलक यानी बहुलक होता क्या है यानी पॉलीमर। तो पॉलीमर को देखते हैं। सबसे पहले ये है आपका पॉलीमर। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर होता है एक ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड है एक ग्रीक वर्ड होता है। और पॉलीमर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है आपका पॉली और सेकंड है आपका मैरोस। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या अनेक। पॉली का मतलब क्या होता है आपका बहुत सारे। और मैरोस का मतलब होता है हिस्से। तो पॉलीमर का अर्थ क्या हुआ? बहुत सारे हिस्से। अब बात करते हैं पॉलीमर होता क्या है। यानी जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न प्रकार की या अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके जब एक बड़े अणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या? बहुलक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक एथीन का अणु लिया। मैंने कहा जब दो या दो से अधिक समान या अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो एक बड़े अणु का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो ये क्या है? आपका एथीन का एक अणु है। तो मैं क्या कर रहा हूँ और अणु ले रहा हूँ। मैंने कहा है दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? एथीन का एक और अणु ले लिया। और भी ले सकता हूँ, तो कितने भी ले सकता हूँ यहाँ पे एथीन के अणु। तो यहाँ पे बनेगा क्या? जब एथीन के अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे किस तरह जुड़ जाएंगे? ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो CH2 और CH2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाफ बॉन्ड इधर और हाफ बॉन्ड इस कार्बन पे। इसी तरह से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। CH2 और CH2। अब देखो ये हाफ बॉन्ड और ये हाफ बॉन्ड क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे एथीन के अणु ना लेकर के, कितने भी ले सकता हूँ, कोई अंत है नहीं इसका। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे अणु ना लेकर के मैं यहाँ पे एक वर्ड लगा रहा हूँ, वो है आपका N। इस N का मतलब क्या है? यानी एथीन के बहुत सारे अणु। क्या है इसका मतलब? एथीन के बहुत सारे अणु। जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ करके क्या बनाएंगे? आपका CH2 और CH2। और यहाँ पे जो N लग रहा है तो यहाँ इस N को मैं कहाँ लगा दूंगा? यहाँ पे। इस N का मतलब क्या है कि एथीन के इसमें बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं। ये क्या है? आपका एथीन। और जब इसमें बहुत सारे अणु जुड़ गए और बहुत सारे के लिए हम क्या लगाते हैं? पॉली। तो इसका नाम क्या हो गया? पॉलीथीन। ये वही पॉलीथीन है जो आप रेगुलर यूज में लेते हो। ये जो रिएक्शन होती है ना, वो उच्च ताप व उच्च दाब की उपस्थिति में होती है। उच्च ताप एवं उच्च दाब की उपस्थिति में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं, जो एक ग्रीक शब्द पॉलीमेरोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत से हिस्से। जब समान या भिन्न भिन्न छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके, भाई जब समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ, इसमें एथीन के अणु जुड़ रहे हैं समान प्रकार के, वो समान प्रकार के भी हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो जब समान या भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके जब एक बड़े अणु का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। यानी एथीन के जब बहुत सारे अणु जुड़े तो किसका निर्माण हुआ? आपका पॉलीथीन का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तथा जुड़ने वाली जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, यानी बहुत सारे जब इसमें छोटे छोटे एथीन के अणु जुड़ रहे हैं, उन छोटे छोटे एथीन के अणुओं को क्या कहते हैं? हम एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलक या मोनोमर। इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? हम मोनोमर। और जुड़ करके जब एक बड़ा अणु बनता है ना, उसको क्या कहते हैं? हम बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। बड़े अणु का निर्माण करती है, तो इस प्रकार बने बड़े अणु को बहुलक कहते हैं। तथा जुड़ने वाली छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? हम एकलक। ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ रही हैं, एथीन बहुत सारे अणु जो जुड़ रहे हैं, इन एथीन के अणु को क्या कहते हैं? छोटे छोटे अणुओं को वो कहते हैं हम एकलक। इस क्रिया को बहुलीकरण की क्रिया कहते हैं।
ये जो रिएक्शन होती है वो उच्च ताप एवं उच्च दाब की उपस्थिति में होती है। क्लियर है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इसका नाम क्या है आपका? वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है? वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है? वाइनिल क्लोराइड। ये भी किसकी उपस्थिति में होगी? उच्च ताप एवं उच्च दाब की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ पे बनेगा, यहाँ से क्या होगा? N अणु लगा दूंगा मैं। क्या इस N का मतलब क्या है कि वाइनिल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं। जब बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl। यहाँ से क्या हो गया? बॉन्ड ब्रेक हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या जुड़ गए? एथीन के, वाइनिल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जुड़ गए। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। अब देखो इसका नाम क्या था? वाइनिल क्लोराइड, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉली वाइनिल क्लोराइड, क्योंकि बहुत सारे अणु जुड़ गए हैं इसमें, तो इसका नाम क्या हो गया? पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? पॉली विनाइल क्लोराइड, यानी इसको PVC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में PVC। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और Cn। इसको बोलते हैं क्या हम? एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल। इसमें भी क्या होगा? जब बहुत सारे अणु जोड़ेंगे, और बहुत सारे के लिए हम क्या लगाते हैं? N लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल के इसमें क्या है? बहुत सारे अणु हैं। ये क्या होंगे? जब आपस में जुड़ेंगे और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है? उच्च ताप एवं उच्च दाब की उपस्थिति में। उच्च ताप एवं उच्च दाब की उपस्थिति में क्या होगी? ये रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, CH2 CH और Cn, और यहाँ पे क्या? बॉन्ड। अब इसमें बहुत सारे अणु हैं, तो बहुत सारे अणु के लिए मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पे N लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल के आप क्या जुड़ गए? बहुत सारे अणु जुड़ चुके हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम हो जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम हो गया? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ PAN। क्या हो गया? PAN, यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। या तो कोई डाउट है क्या? एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पॉलीमर, जो एक ग्रीक वर्ड होता है और जो पॉलीमेरोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत से हिस्से। जब समान या भिन्न भिन्न छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके एक बड़े अणु का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, तो उसको कहते हैं, उस अणु को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तथा जुड़ने वाली जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, यानी एक्रिलोनाइट्राइल, भाई पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन रहा है, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में क्या जुड़ रहे हैं? एक्रिलोनाइट्राइल के छोटे छोटे अणु जुड़ रहे हैं। उन छोटे छोटे अणुओं को हम क्या कह रहे हैं? एकलक इकाई या मोनोमर कह रहे हैं। इस क्रिया को बहुलीकरण की क्रिया कहते हैं। बहुलीकरण की क्रिया होती है वो उच्च ताप एवं उच्च दाब पर क्या होती है? संपन्न होती है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, इसका आप बताइएगा क्या बनेगा। एग्जाम्पल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, और इसका नाम है स्टायरीन। क्या नाम है? स्टायरीन। और ये रिएक्शन भी आपको किसकी उपस्थिति में करानी है? उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में करानी है। तो क्या बनेगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुलकों का वर्गीकरण। कौन सा टॉपिक है? बहुलकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं बहुलकों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। यानी बहुलकों के वर्गीकरण में सबसे पहला है आपका स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर जो बहुलक होते हैं ना, वो होते हैं आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर बहुलक हैं आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
3 प्रकार के हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपका प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? वे बहुलक जो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके प्राकृतिक बहुलक। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सभी कौन से बहुलक हैं? आपके प्राकृतिक बहुलक। सेकंड है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक वो होते हैं जो पेड़ पौधों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रयोगशाला में पकाया जाता है। यानी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उनको रूपांतरित किया जाता है, इनके रूप को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया वल्कनीकृत रबर। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं आपके? यानी ऐसे बहुलक जो पूरी तरह से कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। कृत्रिम बहुलक क्या है? या संश्लेषित बहुलक जो पूरी तरह से मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके कृत्रिम बहुलक। जैसे पीवीसी, PAN, यानी पीवीसी का मतलब क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, स्टाइरीन, ये सभी कैसे एग्जाम्पल हैं आपके? किसके एग्जाम्पल हैं? संश्लेषित बहुलक के। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, लिखते हैं। अभी बात करते हैं हम प्राकृतिक बहुलक। पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक बहुलक, यानी वे बहुलक जो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या? प्राकृतिक बहुलक। जैसे वे बहुलक जो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज और प्राकृतिक रबर, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सेकंड है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित का मतलब क्या है? अर्ध संश्लेषित का मतलब है यानी वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा उन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है। यानी प्रकृति से कच्चे माल के रूप में क्या होते हैं? तैयार होते हैं और उनको प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? उनको पकाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है वल्कनीकृत रबर। थर्ड है आपका संश्लेषित बहुलक। ये मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ये पूरी तरह से क्या बनाए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयों को उच्च ताप व उच्च दाब की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, तो इस प्रकार बने बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहते हैं। संश्लेषित बहुलक को हम कृत्रिम बहुलक भी कह सकते हैं। जैसे इनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं पूरी तरह से। जैसे पीवीसी, टायर वगैरह आते हैं ना, पाइप वगैरह, टायर वगैरह पीवीसी के। PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके? ये हो गए आपके संश्लेषित बहुलक के। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका संघटक इकाइयों के आधार पर। बी पॉइंट है आपका संघटक इकाइयों के आधार पर। तो बात करते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं संघटक इकाइयों के आधार पर। इस आधार पर जो बहुलक होते हैं ना, वो होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका समबहुलक। समबहुलक क्या होता है? यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम यानी समान प्रकार के बहुलक। जब 2 या 2 से अधिक समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, इसमें क्या होंगी? समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। जैसे पीवीसी, PAN, भाई पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या बनाया था हमने? एथीन के बहुत सारे अणु जोड़े थे ना, तो एथीन के बहुत सारे अणु, तो समान प्रकार के अणु जोड़ रहे थे, एथीन 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 एथीन। तो क्या बन रहा था उससे? जब बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो समान प्रकार की एकलक इकाई जुड़ रही है। पीवीसी है, पीवीसी में क्या हो रहा था? समान प्रकार की एकलक इकाई। PAN है, उसमें भी क्या है? समान प्रकार की एकलक इकाई। या पॉलीस्टाइरीन है, उसमें भी क्या हो रहा है? समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ रही हैं सभी में। तो समबहुलक के एग्जाम्पल हो जाएंगे सभी। समबहुलक में कौन? दोबारा सुनो, समबहुलक क्या होता है? समबहुलक यानी जब समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ, जिसमें समान प्रकार की क्या होती हैं? एकलक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, वो कहलाता है आपका समबहुलक। जैसे एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन। सेकंड होता है आपका सहबहुलक या विषम बहुलक। सहबहुलक या विषम बहुलक। सहबहुलक क्या है? सह या विषम। विषम का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार की। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ करके जब एक बड़े अणु का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या? विषम बहुलक। सम में तो क्या होगा? समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ेंगी,
और विषम में क्या होगा, अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ जोड़ेंगी और जोड़ करके क्या बनाएंगे, एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं इनके बारे में। अभी बात करते हैं संगठक इकाइयों के आधार पर। कितने प्रकार हैं आपके, 2 प्रकार। तो पहला है आपका सम एवं बहुलक। जब सम का मतलब समान, जब एक समान एकलक इकाइयां परस्पर बहुलीकृत होकर जिस बहुलक का निर्माण करती हैं उसे कहते हैं हम क्या, सम बहुलक। जैसे एग्जांपल हो जाएंगे पॉलीथीन, पीवीसी, पीएएन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सम बहुलक, क्योंकि इनमें समान प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ती हैं। सेकेंड है आपका सह बहुलक या विषम बहुलक। जब 2 या 2 से अधिक, सह या विषम का मतलब क्या है, अलग अलग। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां परस्पर बहुलीकृत होकर एक बड़े अणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, उसे सह बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका नायलॉन 66। क्या हो गया, नायलॉन 66, बेकेलाइट और टेरिलिन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं तीनों ही, नायलॉन, बेकेलाइट और टेरिलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जांपल, नायलॉन 66, बेकेलाइट और टेरिलिन। इनकी संरचना हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सी पॉइंट है आपका संरचना के आधार पर वर्गीकरण। देखो इस आधार पर, संरचना के आधार पर जो बहुलक होते हैं ना, वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फर्स्ट है आपका रेखीय बहुलक, सेकंड है आपका शाखित बहुलक और थर्ड है आपका तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। तो सबसे पहले देखते हैं हम तीनों के बारे में। अब बात करते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ये होते हैं आपके कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फर्स्ट है आपका रेखीय बहुलक, सेकंड है आपका शाखित बहुलक और थर्ड है आपका तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। रेखीय बहुलक क्या होता है, इसमें जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो लगातार रूप से एक सीधी श्रृंखला में क्या होती हैं, जुड़ती जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होती रहती हैं, संकुलित होती रहती हैं। जैसे ये क्या है, आपकी एकलक इकाइयाँ लगातार रूप से जुड़ती जा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में क्या होती जा रही हैं, संकुलित होती जा रही हैं, जमती हुई जा रही हैं। तो रेखीय बहुलक क्या हो जाएगा, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर एक सीधी श्रृंखला बनाती हैं। इनमें बहुलक श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर संकुलित होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार रूप से क्या होती रहती है, संकुलित होती हैं। यानी एकलक इकाइयाँ हैं, लगातार रूप से जुड़ती हैं और जुड़ करके एक बड़ी श्रृंखला बनाती हैं और जुड़ करके ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती रहती हैं, संकुलित होती रहती हैं। इस तरह से परत के रूप में क्या होती रहती हैं, संकुलित होती रहती हैं। इस संकुलन के कारण जब ये क्या होती रहेंगी, परत के रूप में जब जमती रहेंगी तो इनका गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य ये सभी क्या हो जाएगा, इसका उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च। तो इस संकुलन के कारण इन बहुलकों का घनत्व, गलनांक, तनन सामर्थ्य उच्च होता है। एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, नायलॉन 66 और टेफ्लॉन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलीथीन, नायलॉन 66 और टेफ्लॉन। नेक्स्ट है आपका शाखित बहुलक। इसमें क्या होता है, एक मुख्य श्रृंखला होती है और मुख्य श्रृंखला से अलग अलग लंबाई की शाखाएं निकली हुई होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग लंबाई की शाखाएं निकली हुई होती हैं। इनमें ये इनकी जो परतें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती हैं। जब शाखाओं के रूप में होंगी तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होंगी, संकुलित नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण इनका गलनांक, घनत्व एवं जो तनन सामर्थ्य होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोबारा सुन लो, शाखित बहुलक क्या है, इसमें एक मुख्य श्रृंखला होती है और मुख्य श्रृंखला से अलग अलग लंबाई की शाखाएं निकली हुई होती हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होती हैं, संकुलित नहीं होती हैं, जिसके कारण इनका गलनांक, घनत्व एवं गलनांक, घनत्व एवं तनन सामर्थ्य होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें मुख्य श्रृंखला से भिन्न भिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं क्या होती हैं, निकली होती हैं। इनकी श्रृंखलाएं संकुलित नहीं होती हैं, यानी इस तरह से परतों के रूप में क्या नहीं होती हैं, संकुलित, व्यवस्थित नहीं होती हैं। इनकी श्रृंखलाएं संकुलित नहीं होती हैं, अतः इनके घनत्व, तनन सामर्थ्य व गलनांक क्या होते हैं, कम। ये क्या है, इसकी मुख्य श्रृंखला और इससे अलग अलग लंबाई की क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया निम्न घनत्व की पॉलीथीन और एमाइलोपेक्टिन और लिख सकते हो इसमें ग्लाइकोजन। क्या लिख सकते हो, ग्लाइकोजन। थर्ड है तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। इसमें एकलक इकाइयां जुड़ करके एक त्रिविम की जालनुमा संरचना बनाते हैं। त्रिविम जाल का मतलब है एक बहुत कठोर संरचना बनाते हैं। जैसे बेकेलाइट यानी आप बोर्ड होते हैं ना, बिजली के जो बोर्ड होते हैं, जो स्विच वगैरह बनते हैं, वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। उनको आप कितना भी टेम्परेचर दो, वो उनके आप आकार को क्या नहीं कर सकते हो,
चेंज नहीं कर सकते हो। नष्ट हो जाएंगे लेकिन उनके आकार को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। जैसे स्विच होते हैं, आप उनको गर्म करो, गर्म करने पर वो नष्ट हो जाएंगे लेकिन उनके आकार को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस जो बैकलाइट में जो होते हैं ना, वो जो क्रॉसबंध होते हैं वो क्या होते हैं आपके तिर्यकबंध होते हैं, एक तरह से कठोर बंध होते हैं। तो एग्जाम्पल है तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। इसमें एकलक इकाइयाँ परस्पर जोड़कर एक त्रिविम की ज्यामितीय संरचना बनाती हैं, यानी त्रिविम यानी कठोर संरचना बनाती हैं। यानी त्रिविम बंधों के द्वारा क्या होता है, वो जुड़ा होता है। इनके मध्य बनने वाले बंध तिर्यकबंध कहलाते हैं। तिर्यकबंध समझते हो, क्रॉस बंध, यानी अत्यधिक मजबूत बंध। इस श्रेणी के बहुलक कठोर, दृढ़ एवं भंगुर होते हैं। कठोर होंगे, दृढ़ होंगे और भंगुर, यानी उन पर चोट मारने पर वो क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलेमिन। अब देखो इनमें अत्यधिक क्रॉस बंध हैं तो इनके गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य क्या होते हैं, इन दोनों से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। भाई बहुत ज़्यादा क्या है उसमें क्रॉस बंध लग रहे हैं तो उनके गलनांक भी ज़्यादा होंगे, क्वथनांक भी ज़्यादा होंगे और उनके तनन सामर्थ्य हैं वो भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। और इसकी संरचना बन जाएगी कुछ बेकेलाइट की संरचना बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये बन गया आपका संरचना के आधार पर वर्गीकरण हो गया रेखीय, शाखित और तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। क्लियर है? एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रेखीय बहुलक यानी ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर एक सीधी श्रृंखला बनाती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती रहती हैं, संकुलित होती रहती हैं। इस संकुलन के कारण इनके गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य क्या होते हैं, आपके उच्च होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन वगैरह हो गए, नायलॉन 6 हो गया, टेफ्लॉन हो गया। शाखित बहुलक में क्या होगा, इसमें एक मुख्य श्रृंखला होगी और मुख्य श्रृंखला से अलग अलग लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं क्या होती हैं, निकली होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होती हैं, संकुलित नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया निम्न घनत्व की पॉलीथीन। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। इनमें क्या होता है, अत्यधिक क्रॉस बंधों के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, यानी अत्यधिक मजबूत बंधों के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके बेकेलाइट, मेलेमाइन, बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, और कौन सा हो जाएगा आपका बेकेलाइट, मेलेमाइन, दो हो गए आपके। ये किस में आ जाएंगे, आपके तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। डी है आपका आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर जो बहुलक होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले समझते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है आपका प्रत्यास्थ बहुलक। कौन सा? प्रत्यास्थ बहुलक। सेकंड है आपका रेशेदार बहुलक, रेशेदार बहुलक। थर्ड है आपका ताप सुनम्य, ताप सुनम्य बहुलक। और फोर्थ है आपका ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ताप दृढ़ को थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। इसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। सबसे पहले समझते हैं प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है। यानी प्रत्यास्थ बहुलक यानी ऐसे बहुलक जिनमें कुछ तिर्यकबंध क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक क्या है, यानी इनमें क्या होते हैं, दुर्बल हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे बहुलकों को खींचने पर ये बड़े हो जाते हैं तथा छोड़ने पर ये अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके प्रत्यास्थ बहुलक। जैसे रबड़ को खींचो आप, जब रबड़ को खींचोगे तो वो खींचने पर क्या हो जाती है, बड़ी, और छोड़ने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में यानी पहली वाली अवस्था में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। या आपको स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग को खींचने पर वो बड़ी हो जाती है और छोड़ने पर वो वापस क्या आ जाती है, अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार के बहुलक कहलाते हैं आपके प्रत्यास्थ बहुलक। सेकंड है आपका रेशेदार बहुलक। इनमें हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें प्रबल हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और इनका गलनांक तीक्ष्ण होने के कारण इनका जो उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में, यानी रेशे बनाने में किया जाता है। रेशेदार बहुलक के नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी इसका उपयोग किसमें होगा, कपड़ा उद्योग में किया जाएगा, यानी रेशे बनाने में इसका निर्माण होगा। थर्ड है आपका ताप सुनम्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक।
यानी ये इस प्रकार के बहुलक होते हैं, यानी इनको एक बार आकृति में ढाल देते हैं। यानी आपके पास कोई प्लास्टिक है और प्लास्टिक को आपने कोई आकृति दे दी, कोई डिजाइन आपने क्या कर दिया, बना दिया। उस डिजाइन को आप पिघाल करके दूसरी आकृति में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। दूसरी से आप उसको तीसरी में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो ताप सुनम्य बहुलक या थर्मोप्लास्ट क्या होता है, यानी ऐसे बहुलक जिनको एक बार सांचों में ढालने के बाद आकृति प्राप्त हो जाए और आकृति प्राप्त होने पर अगर उनको और टेम्परेचर दें तो उस आकृति को क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। वो कहलाता है आपका ताप सुनम्य बहुलक। थर्मोसेटिंग क्या होता है, या ताप दृढ़ बहुलक ये होता है अगर हमने किसी चीज़ को आकृति दे दी तो उसको, उस आकृति को परिवर्तित करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। जैसे कोई बैकलाइट है, यानी आपके स्विच होते हैं ना बोर्ड के, अगर जब हम इनको बनाते हैं तो इनकी एक बार आकृति प्राप्त होने के बाद आप इनको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। आप इनको कितना भी टेम्परेचर दो, एक बार आकृति प्राप्त हो गई तो हो गई, उसके बाद इस आकृति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। वो कहलाता है आपका क्या, ताप दृढ़ बहुलक। दोबारा सुनो, प्रत्यास्थ बहुलक, यानी इनमें दुर्बल हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे बहुलकों को खींचने पर ये बड़े हो जाते हैं तथा छोड़ने पर ये अपनी मूल अवस्था में क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। सेकंड है रेशेदार बहुलक, इनमें प्रबल हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और इनका गलनांक तीक्ष्ण होने के कारण इनका उपयोग रेशे उद्योग में यानी कपड़ा बनाने में किया जाता है। ताप सुनम्य बहुलक क्या होते हैं, यानी इस प्रकार के बहुलकों को एक बार आकृति में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और एक बार आकृति बदलने के बाद उसको हम दोबारा से उसको क्या कर देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, दोबारा से पिघल जाता है। और पिघलने के बाद दूसरी आकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी आकृति से फिर क्या कर सकते हैं, तीसरी आकृति में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो कहलाते हैं आपके ताप सुनम्य बहुलक। नेक्स्ट है ताप दृढ़, यानी इस प्रकार के बहुलकों में क्या कर दिया हमने, कोई सांचा है यानी कोई आकृति है और एक बार आकृति में ढालने के बाद आप उसको कितना भी टेम्परेचर दो, यानी एक बार आकृति उसकी प्राप्त हो गई तो हो गई, उसके बाद आप उसको कितना भी टेम्परेचर दो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसकी आकृति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। वो कहलाएंगे आपके ताप दृढ़ बहुलक। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इनके बारे में। देखते हैं प्रत्यास्थ बहुलक, यानी ऐसे बहुलक जिनमें दुर्बल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अर्थात बहुलक श्रृंखला के मध्य कुछ तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं, यानी क्रॉस बंध उपस्थित होते हैं। ऐसे बहुलकों को खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं तथा छोड़ने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। यानी ये बहुलक हैं, आपकी रबड़ है, इसको जब खींचा तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, और जब वापस से क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो अपनी मूल अवस्था में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं ना वो कहलाते हैं आपके प्रत्यास्थ बहुलक। सेकंड है आपका रेशेदार बहुलक। रेशेदार बहुलक क्या होते हैं, ऐसे बहुलकों में श्रृंखलाएं प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इनमें कौन से बंध पाए जाते हैं, आपके हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तथा क्रिस्टलों की भांति क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इनका गलनांक तीक्ष्ण होने के कारण इनके रेशे बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, रेशे बनाए जा सकते हैं। इनकी उच्च तनन क्षमता होने के कारण इनका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। यानी तनन क्षमता यानी तार के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी धागों के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग हम किस में करते हैं, कपड़ा उद्योग में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया नायलॉन 66 और टेरिलिन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं आपके ताप सुनम्य और ताप दृढ़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक, यानी ये क्या होता है, इस प्रकार के बहुलक को गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। इन्हें सांचों में ढालकर निश्चित आकृति बनाई जा सकती है। यानी एक बार आकृति प्राप्त हो जाने के बाद भी इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से परिवर्तित कर सकते हैं। यानी इस प्रकार के बहुलक को गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। इन्हें सांचों में ढालकर निश्चित आकृति बनाई जा सकती है। यह निश्चित आकृति अधिक ताप देने पर पुनः विकृत हो जाती है, यानी पुनः क्या कर सकते हैं, उसको बिगाड़ सकते हैं और नेक्स्ट संरचना में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुलकों में अंतराण्विक बल प्रत्यास्थ बहुलकों से क्या होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलकों से प्रबल तथा रेशेदार बहुलकों से क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। यानी इनमें जो अंतराण्विक बल होते हैं वो प्रत्यास्थ बहुलकों से तो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, लेकिन जो रेशेदार बहुलक होते हैं उनसे क्या होते हैं, इनमें दुर्बल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टायरीन।
ठीक है। इस पॉलीस्टाइरीन होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, और पॉलीस्टाइरीन ये क्या है, इसका नाम क्या है, स्टाइरीन। और स्टाइरीन के जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा आपका CH2 CH और C6H5, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका N लग जाएगा। इस N का मतलब क्या है, स्टाइरीन के बहुत सारे अणु इसमें जुड़ चुके हैं, तो अब इसका नाम क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है, यानी ताप सुनम में समझ आया। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यानी इस प्रकार के बहुलकों को गर्म करने पर ये क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, और इनको सांचों में ढाल करके हम क्या दे देते हैं, इनको एक आकृति दे देते हैं, और इस आकृति को हम अगर और ज़्यादा टेम्परेचर दें तो इस आकृति को क्या कर सकते हैं, हम दूसरी आकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग। ये क्या होता है, ऐसे बहुलक जिनकी श्रृंखलाओं के मध्य अत्यधिक क्रॉस बंध होते हैं। अत्यधिक क्या होते हैं, क्रॉस बंध होते हैं, यानी बहुत मजबूत बंध जुड़े होते हैं, क्रॉस बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनकी संरचना त्रिविम जालक के समान होती है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। निम्न अणुभार वाले अर्धतरल बहुलक को, निम्न जो अणुभार वाला जो अर्धतरल बहुलक होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है, उसको हम क्या करते हैं, सांचों में डाल देते हैं, और सांचों में डालने के बाद उसकी आकृति प्राप्त हो जाती है। अब उस आकृति को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, यानी आप अब उसको कितना भी टेम्परेचर दो, लेकिन आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। यानी एक बार जो आकृति प्राप्त हो गई, यानी वो फिक्स हो गई, उसके बाद अब आप उस आकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तो निम्न अणुभार वाले अर्धतरल बहुलक को गर्म करके सांचों में भर दिया जाता है। एक बार सांचे की आकृति प्राप्त होने के पश्चात ये पिघलते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट, मेलेमीन, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया, या जो बर्तनों के जो हत्थे होते हैं ना, वो भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के ही बने होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ई पॉइंट है, और वो है आपका बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर। इस आधार पर जो बहुलक होते हैं ना, वो होते हैं आपके बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर बहुलक होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। फर्स्ट है आपका योगात्मक बहुलक, या श्रृंखला वृद्धि बहुलक, या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, योगात्मक यानी योग होगा इसमें, और श्रृंखला क्या होती जाएगी, उसमें बढ़ती जाएगी। जब योग होगा तो श्रृंखला क्या होती जाएगी, लगातार रूप से बढ़ती जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसके बारे में, योगात्मक बहुलक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक होता क्या है। इसमें क्या होता है, जब समान या भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, और इसमें किसी भी अणु का क्या नहीं होता है, निष्कासन नहीं होता है। यानी जब समान या भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ बिना किसी अणु का निष्कासन किए बिना लगातार जुड़ती चली जाती हैं, तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो कहलाते हैं योगात्मक बहुलक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉलीथीन, PVC। सेकंड होता है आपका पद वृद्धि बहुलक या संघनन बहुलक। सेकंड है आपका संघनन बहुलक या संघनन बहुलक या पद वृद्धि बहुलक। संघनन बहुलक क्या होता है, संघनन बहुलक होता है जब दो या दो से अधिक समान या अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां जोड़ती हैं, और इसमें किसी ना किसी अणु का क्या होता है, निष्कासन होता है। यानी इसमें कोई ना कोई अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वो कहलाता है, इस प्रकार के जो बहुलक कहलाते हैं ना, वो कहलाता है आपका संघनन बहुलक। यानी जब समान या भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ किसी अणु का निष्कासन करके लगातार जब जुड़ती चली जाती हैं और जुड़ करके एक बड़े अणु का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं, तो इस प्रकार का जो बहुलक कहलाता है वो कहलाता है संघनन बहुलक या पद वृद्धि बहुलक। तो देखते हैं इनके बारे में। यह है आपका योगात्मक बहुलक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक। इसमें क्या होता है, जब समान या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयाँ बिना किसी अणु का निष्कासन किए बिना, यानी इसमें किसी भी अणु का क्या नहीं होता है, निष्कासन नहीं होता है, बिना किसी अणु का निष्कासन किए बिना लगातार जुड़ती चली जाती हैं, इस श्रृंखला के फलस्वरूप बना बहुलक योगात्मक बहुलक कहलाता है।
तथा इस क्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। इसकी एक शर्त है, सभी एकलक इकाइयों में असंतृप्तता पाई जाती है, यानी असंतृप्तता होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस प्रकार के सभी एकलक इकाइयों में क्या पाई जाती है, असंतृप्तता पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गए पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन, टेफ्लॉन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, प्राकृतिक रबर, ये इसके क्या है एग्जाम्पल। जैसे मैं एक दो करके दिखाता हूँ। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होगा, यानी पॉलीथीन, तो पॉली यानी बहुत सारे क्या है एथीन के अणु, तो एथीन के अणु मेरे को क्या लेने हैं, बहुत सारे अणु लेने हैं और रिएक्शन करानी है आपको उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। जब आप अभिक्रिया कराओगे उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, तो एथीन के बहुत सारे अणु, ये क्या है आपके एथीन, क्या है एथीन, एथीन के बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे, आपके पॉलीथीन बनाएंगे। क्या होगा इसमें, एथीन है तो ये बॉन्ड क्या होगा, बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो CH2 और CH2, ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बहुत सारे अणु जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे अणु जोड़ने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे N लगा दूंगा। इस N का मतलब क्या है, अब एथीन के ऐसे ऐसे अणु बहुत सारे जुड़े हुए हैं, यानी बहुत सारे एथीन के अणु जुड़ करके किसका निर्माण कर रहे हैं, पॉलीथीन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है एथीन, एथीन के अणु हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं एथीन के, और जब एथीन के टुकड़े ये जब जुड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, आपका पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं, CF2 और CF2, ठीक है। टेट्राफ्लोरोएथीन, इसका नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन, क्या है टेट्राफ्लोरोएथीन। जब इसके बहुत सारे अणु, और बहुत सारे अणु के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे N लगा रहा हूँ, इसका नाम क्या है टेट्राफ्लोरोएथीन। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा CF2, ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और यहाँ पे ये जो N लग रहा है ना, तो N क्या होगा, यहाँ पे N अणु जुड़ जाएंगे, यानी टेट्राफ्लोरोएथीन के जब बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, आपका टेफ्लॉन का निर्माण होगा। किसका, टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोएथीन के जब बहुत सारे अणु, N का मतलब क्या है, बहुत सारे अणु जब जुड़ रहे हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा, आपका टेफ्लॉन का निर्माण हो जाएगा। यानी ये क्या है, आपके टेट्राफ्लोरोएथीन, और टेट्राफ्लोरोएथीन यानी कितने जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, टेफ्लॉन हो गया। क्या हो गया, टेफ्लॉन। क्लियर है। यानी इसमें किसी भी अणु का, यहाँ पे किसी अणु का निष्कासन हो रहा है क्या, कुछ बाहर निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, यानी एथीन के अणु बहुत सारे जुड़ रहे हैं बिना किसी अणु का निष्कासन किए बिना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका योगात्मक बहुलक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक का। क्या टेट्राफ्लोरोएथीन में से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट उत्पाद बन रहा है, वो क्या है आपका टेफ्लॉन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका योगात्मक बहुलक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक का। सेकंड पढ़ते हैं हम संगणन बहुलक, संगणन बहुलक या पद वृद्धि बहुलक। अभी बात करते हैं हम संगणन बहुलक। सेकंड है आपका संगणन बहुलक या पद वृद्धि बहुलक। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ती हैं और जुड़ करके क्या बनाती हैं, बड़े अणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, और छोटे छोटे अणुओं का क्या करती हैं, निष्कासन करती हैं। तो इस प्रकार के बहुलक कहलाते हैं आपके क्या, संगणन बहुलक। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं नायलॉन, 66 और टेरिलीन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान से समझें इसको। यानी जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां परस्पर संगणन अभिक्रिया द्वारा जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करती हैं तथा छोटे अणुओं का क्या करती हैं, निष्कासन करती हैं, संगणन बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका नायलॉन 66 और सेकंड है आपका टेरिलीन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नायलॉन 66। जो नायलॉन 66 का निर्माण होता है ना, वो होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल से किसका निर्माण होगा, आपका नायलॉन 66 का। तो सबसे पहले निर्माण करते हैं नायलॉन 66 का। नायलॉन 66 तो देखते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यानी एमीन कितने हैं,
2 हेक्सामीन डाई हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, तो एमीन कितने हैं 2 और मेथिल कितने हैं हेक्स यानी 6 हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। ये क्या है आपका NH2 और एडिपिक अम्ल होता है आपका एडिपिक अम्ल C डबल बॉन्ड O और H CH2 4 और C डबल बॉन्ड O और OH। ये क्या है आपका एडिपिक अम्ल, यानी CH4 CH2 कितने हैं 4 और 2 COOH जुड़े हुए हैं इस तरह से, यानी COOH CH2 ये कितने हैं 4 और COOH, इसको बोलते हैं हम क्या एडिपिक अम्ल। इसको मैंने COOH को कुछ खोल के इस तरह से लिख दिया है C डबल बॉन्ड O और OH C डबल बॉन्ड O और OH। यानी इसके भी क्या है आपके बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं N और इसके भी क्या जुड़े हुए हैं आपके बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं N। इसको मैं खोल के इस तरह से लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैंने हाइड्रोजन को दर्शा दिया मैंने यहाँ पे और इस हाइड्रोजन को दर्शा दिया मैंने यहाँ पे। जब हम रिएक्शन कराते हैं उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, उच्च ताप व उच्च दाब पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O का एक अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक H2O का अणु आपका निकल जाएगा यहाँ से। ये क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इससे आगे क्या जुड़ सकता है आपका एडिपिक अम्ल और जुड़ सकता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से तो OH यहाँ से निकालना है और एक हाइड्रोजन यहाँ से तो एक OH निकालना है आपको यहाँ से। ठीक है, इसका नाम क्या है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और इसका नाम क्या है एडिपिक अम्ल। क्या नाम है एडिपिक अम्ल। इससे किसका निर्माण होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बचा NH CH2 6 NH, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है तो ये किससे जुड़ जाएगा आप C डबल बॉन्ड O CH2 ये कितने हैं आपके 4 और यहाँ पे क्या बच गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लग जाएगा लास्ट में ये लग जाएगा N और इसका नाम क्या है नायलॉन डबल 6। क्या नाम है नायलॉन डबल 6। क्लियर है। किससे निर्माण होता है नायलॉन डबल 6 का निर्माण किससे होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है आपका नायलॉन डबल 6 का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड बात करते हैं टेरिलीन। इसी का एक और नाम होता है, इसी का क्या होता है एक और नाम है पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं पॉलीएमाइड। क्या बोल सकते हैं पॉलीएमाइड, यानी CONH2 होता है एमाइड तो इसको क्या बोल सकते हैं पॉलीएमाइड। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड है आपका इंपॉर्टेंट है नायलॉन डबल 6। अब देखते हैं टेरिलीन। टेरिलीन का निर्माण कैसे होगा। किसका निर्माण करना है हमें टेरिलीन का निर्माण करना है और टेरिलीन का निर्माण होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल से होता है। यानी एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है आपका CH2 OH और OH। ये क्या है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है आपका एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल। और टरथेलिक अम्ल होता है बेंजीन रिंग पे 2 COOH। ये आपका बेंजीन रिंग एक COOH इधर और एक COOH आपका लग गया इधर। क्लियर है। इसका नाम क्या है टरथेलिक अम्ल। क्या नाम है टरथेलिक अम्ल। इनके क्या हैं बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं, यानी इसके भी बहुत सारे अणु हैं और इसके भी क्या हैं बहुत सारे अणु हैं। तो बहुत सारे अणुओं के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे N लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा जल का अणु निकलेगा बाहर। क्लियर है। और यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा आपका
ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका NH2 निकल गया, और बना क्या यहाँ पे, किसकी उपस्थिति में हुई रिएक्शन, उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बच गया CH2 और यहाँ पे बच गया ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर C11O और फिर क्या है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या है C11O और O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे लगा दिया मैंने N, यानी एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के बहुत सारे जब अणु जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपका टेरिलीन का निर्माण होता है। इसका नाम क्या है, टेरिलीन या डेक्रोन या पॉलीएस्टर। उसमें भी N जल के अणु निकलेंगे नायलॉन डबल 6 में, ध्यान रखना वहां पे भी कितने निकलेंगे, N जल के अणु। N का मतलब क्या है, जब बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो N जल के अणु, जब बहुत सारे जुड़ेंगे तो बहुत सारे ही क्या निकलेंगे, उसमें से जल के अणु बाहर निकलेंगे। ये भी क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। नायलॉन डबल 6 का निर्माण किससे होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल से, और टेरिलीन का जो निर्माण होता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल से। क्लियर है, यानी इनमें अणुओं का, छोटे छोटे अणुओं का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। नायलॉन डबल 6 में भी जल का निष्कासन हो रहा था और टेरिलीन में भी किसका निष्कासन हो रहा है, जल के अणुओं का निष्कासन हो रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, नायलॉन डबल 6 और टेरिलीन किसके एग्जाम्पल हैं, संघनन बहुलक या पद वृद्धि बहुलक के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि यहाँ से टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब